हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो फॉर योर टारगेट RIMC, जिसमें हम महायज्ञ में कर रहे हैं आहुति नंबर 20। सो आहुति 20 में आज मैं फिर आपके साथ करने वाली हूँ GS के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस डिस्कस। तो चलिए करते हैं अपने सिलेक्शन की तैयारी बिना किसी विघ्न के साथ। सो स्टूडेंट, बिफोर दैट, अगर आप नेक्स्ट सेशन के लिए किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइक RIMC, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो सबसे बेस्ट प्लेस आपके लिए होने वाला है ज्योमेट्री स्कूल हॉस्टल फैसिलिटी। आप हॉस्टल फैसिलिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं जो बच्चे फिजिकली रहकर कैंपस में ही तैयारी करना चाहते हैं और जो लाइव क्लासेस के साथ जा सकते हैं, तो वो हमारी वेबसाइट को विजिट करें, दैट इज www.geometryschool.in। आप इन नंबर पर दिए हुए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और गूगल प्ले स्टोर से हमारी ज्योमेट्री स्कूल ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लॉगिन करें अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालकर और आप हमारे सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज और जितना भी कंटेंट है आप हमारी ऐप पर जाकर देख सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर आपको इस तरह के लोगो अपीयर होगा ज्योमेट्री स्कूल के लिए। सो स्टूडेंट, और अगर आप नेक्स्ट सेशन में प्रिपरेशन करना चाहते हैं ऑनलाइन, अभी मैं आपसे लाइव क्लासेस की बात कर रही थी, तो हमारा टारगेट बैच इज गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी, जिसमें आप क्या ये बैच है पर्टिकुलर RIMC के लिए। प्रॉपर बैच स्टार्ट होंगे RIMC के लिए, RMS के लिए। इसमें स्टार्टिंग सीट्स जो रहेंगी वो 25 रहेंगी फर्स्ट कम फर्स्ट के लिए, तो जल्दी से 25 सीट्स हम यहाँ पर लिमिटेड रखेंगे। यहाँ पर सिलेक्शन बिल्कुल 100% है, गारंटी है, हर बच्चे का सिलेक्शन होगा अगर आप बिल्कुल ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे हमारे तरीके से, जिस तरह से हम पढ़ाएंगे। और आप हॉस्टल फैसिलिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा टारगेट बैच हॉस्टल फैसिलिटी में भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए करना होगा आपको हमारे हॉस्टल को विजिट, जो है बागपत में। जैसे आप देख सकते हैं प्रॉपर क्लासेस होती है, यहाँ पर हम लाइव टेस्ट लेते हैं, यहाँ पर होते हैं मॉक टेस्ट इन द फॉर्म ऑफ महामॉक और इन द फॉर्म ऑफ मिनी मॉक। तो स्टूडेंट, अगर आप किसी भी कोर्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइक RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, नवोदय, तो कॉल करें किसी भी डिटेल के लिए और हमारी वेबसाइट को विजिट करें। आप हमारा कंटेंट देखिए, पहले हॉस्टल को विजिट करिए, हॉस्टल में विजिट करने के बाद टीचर्स से मिले, अपना रिफ्रेशमेंट मैच देखिए, प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही आप हमारा 1 मंथ के लिए भी अवेल कर सकते हैं कोर्स। आपको पूरा प्रॉपर 1 ईयर का फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं है। आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ का ट्रायल पैक ले सकते हैं और अगर आपको सब कुछ ठीक लगता है, आपके बच्चे का मन लगता है, तो आप 1 ईयर प्लान के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए क्योंकि 1 जनवरी से RIMC के बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं फॉर द जून एग्जामिनेशन। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज के GS के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, मैं आपको नंबर 3, 12, 15, 18 और 20 इन आहुति में मैं आपको GS के 50 क्वेश्चंस पर आहुति में आपको दे चुकी हूँ। अगर आप तक अपने 3rd नंबर की 12 और 15 एंड 18 नंबर की वीडियो को नहीं वॉच किया है तो आप देख लीजिए। आज हम 20 आहुति डिस्कस करने वाले हैं। आपके पास यहाँ पर एक अच्छा कलेक्शन हो गया क्वेश्चन का। सो प्लीज स्टूडेंट, इनको अगेन एंड अगेन एक बार देख के जाएं। यहाँ से बहुत मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं। एंड स्टूडेंट, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अब RIMC की सीरीज के बाद RMS की सीरीज भी आपको मिलेगी। तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। हाइग्रोमीटर इज यूज टू मेजर, बेसिकली दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम साइंटिफिक डिवाइसेस। तो हाइग्रोमीटर बेसिकली किसके लिए यूज होता है? टू डिटरमाइन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, प्योरिटी ऑफ मिल्क, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। तो बेसिकली जो हम यहाँ पर यूज करते हैं हाइग्रोमीटर मींस, स्टूडेंट यहाँ पर आप ध्यान से देख लेंगे, दिस इज नॉट हाइड्रो, हाइड्रो इज वाटर, लिक्विड की अगर आपको ग्रेविटी चेक करनी है तो वी विल यूज हाइड्रोमीटर। ह्यूमिडिटी अगर आपको चेक करना है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, तो यू विल यूज हाइग्रोमीटर। और इफ यू वांट टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर यू विल यूज बैरोमीटर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है हाइग्रोमीटर। अगर आपको प्योरिटी ऑफ मिल्क चेक करना है तो यू कैन यूज लैक्टोमीटर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन A इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। हाइग्रोमीटर इज मेंट फॉर ह्यूमिडिटी, सो A इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इज लोकेटेड एट
जो हमारा IIP इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर है, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, बेसिकली इट इज इन देहरादून, हरिद्वार के नियर बाय है मोहकम में, तो इट इज इन देहरादून। ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन RIMC में वर्ल्ड जीके से, इंडियन जीके से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन वहां पर आपका आ सकता है। तो पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है देहरादून में, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अर्थ सीजन आर कोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यू नो दैट अर्थ हमारा क्या है, हमारी प्लैनेट है जो क्या करती है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है ना, एलिप्टिकल पाथवे। तो यहाँ पर जो अर्थ पे सीजन्स होते हैं लाइक समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, उनका मेन कारण क्या है, द बेल्ट ऑफ द अर्थ रोटेशन रिलेटिव टू द एलिप्टिक एट अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। यस एब्सोल्युटली, ये बात बिल्कुल ठीक है। अदर ऑप्शन हम अभी देखेंगे। जिस ऑर्बिट के पाथ में ये सन की तरफ रोटेट करती है वो प्रॉपर सर्कल ना हो के कैसी फॉर्म में है, इन एलिप्टिकल पाथवे। तो इस टिल्टनेस की वजह से, क्योंकि अर्थ आपको पता है यहाँ पर अपनी एक्सिस पर, इमेजिनरी लाइन पर टिल्टेड है, और ये जब इस तरह से एलिप्टिकल पाथ में घूमती है तो इसका एक पोर्शन सन के नियर बाय होता है, एक अवे होता है, जिसकी वजह से इन रिवॉल्यूशन की वजह से हमारे क्या होते हैं, सीजन्स चेंज होते हैं। तो अभी तक फर्स्ट ऑप्शन हमें ठीक लग रहा है। The varying amount of sunspot activity, no it is not correct. The rotation over during a day, 24 होता है, तो यहाँ से हमारा जब 24 का डे होता है तो इसकी वजह से हमारे रोटेशन की वजह से डे और नाइट होते हैं, सीजन नहीं होते हैं। तो सीजन किसकी वजह से होते हैं, ड्यू टू द बेल्ट ऑफ अर्थ रोटेशन रिलेटिव टू द एलिप्टिकल एज व्हेन इट रिवॉल्व अराउंड द सन। तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, यू नो दैट बेसिकली जो हमारे एंथर होते हैं उसमें से जो पॉलन ग्रेन मूव करते हैं टू द स्टिग्मा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो बर्ड्स के थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है मींस ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। यहाँ क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो एंथर से स्टिग्मा पर जो पॉलन ग्रेन जाते हैं उस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो बर्ड्स अगर लेके जाती हैं, बर्ड्स के स्टिक हो जाते हैं उनके बीक पर, और वो जब दूसरे फ्लावर पर किसी पर बैठती हैं तो उनकी वजह से जो यहाँ पर पोलन ग्रेन की लैंडिंग हो जाती है, तो उस पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, ऑटोगोमी इज मीन्स बाय सेल्फ। ऑरिंथोफोली, एंटोमोफोली, एनिमोफोली। तो बेसिकली यहाँ पर जो बर्ड्स की स्टडी होती है वो ऑर्थोनोलॉजी भी कहलाती है। तो बर्ड के थ्रू होने वाला पॉलिनेशन इज नोन एज ऑर्थोनोफिली। एंटोमोफिलो की बात करें तो दिस इज अकर ड्यू टू द इंसेक्ट, बिकॉज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज एंटोमोलॉजी। एनोमोफिली मीन्स एनोमोमीटर वी यूज टू मेजर द विंड। तो विंड के थ्रू होने वाला पॉलिनेशन इज नोन एज एनिमोफिली। तो बी इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the metal can be drawn into wire relatively easily, it is called. Basically, it is a property of metal by which you can draw metal into the wires like iron, aluminium, copper wire, gold chain. So this property is known as ductility, and those metals which have this property, they are known as ductile, and the property is known as ductility. Malleability is the property by which you can draw them into the thin sheets. जब हम बीट करके उन्हें thin sheets में बदल सकते हैं, this property is known as malleability. So for wire this property is known as ductility. Very important question for RIMC. So B is the correct answer for this question. Ductility is the property in which metal can be drawn into wire, like copper wire used in our ceiling fan. So B is the correct answer. Move on to the next question. Yeast used in making bread. You know that in our commercial scale in the baking industry we use yeast in many of the product, like in fermentation, alcohol production basically. तो making bread में डो को राइज अप करने के लिए जो हम yeast यूज करते हैं, it is a fungus, plant, bacteria और seed. तो बेसिकली इट इज अ फंगस दैट इज नोन एज Saccharomyces cerevisiae that grow on the sugar product, and you know that flour is also a carbohydrate, that is starch. So Saccharomyces cerevisiae is a fungus that is used in yeast making bread. So A is the correct answer. Move on to the next question. A gas used as disinfectant in drinking water. You know that rainy season में हम use करते हैं water को by adding the chlorine tablets. Basically जो हमारे क्लोरीन गैस होती है वो एक अच्छी broad spectrum गैस होती है जो काम कर जाती है all the viruses to the protozoa तक भी ये eliminate करने के काम आती है from the water. उसको purify करने के लिए
क्लीन करने के लिए। तो बेसिकली जो हमारे स्विमिंग पूल होते हैं उसमें भी हम नॉन इन्फेक्शन के लिए क्लोरीन गैस का ही इस्तेमाल करते हैं। तो जो गैस यूज की जाती है ना डिसइंफेक्टेंट इन ड्रिंकिंग वाटर, दिस इज योर क्लोरीन गैस। ओके, Cl इज द सिंबल हेयर विद -1 साइन आयन फॉर्म में। तो यहाँ पर क्लोरीन गैस को यूज किया जाता है इन द एज अ डिसइंफेक्टेंट। तो डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपके अभी तक यहाँ पर आंसर ठीक आ रहे होंगे। बच्चों वीडियो में आप कमेंट जरूर करते हैं, लाइक फर्स्ट कमेंट, सेकंड कमेंट, बट किसी ने भी अभी तक मुझे ये नहीं बताया है कि आउट ऑफ 50 आपका कितना स्कोर आता है जब आप मेरी वीडियो के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। तो इस वीडियो में आप मुझे जरूर बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया। और अगर आपने अभी तक 3rd नंबर, 5th और 12th, 15th एंड 18th वीडियो को नहीं देखा है आहुति, तो इनको देखिए और मुझे बताइए कि आप टोटल में से कितना स्कोर आज कर रहे हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना स्कोर जरूर बताएं। Move on to the next question. The plant that grow in saline water, saline means salty, जो प्लांट saline water, salty water में ग्रो करते हैं, they are basically known, और बैक्टीरियाज होते हैं तो they are known as halogens। तो जो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में होते हैं they are the halogens। तो जो प्लांट हमारे saline water में ग्रो होते हैं they are known as halophytes। तो A is the correct answer। Move on to the next question. Chlorophyll is a naturally occurring compound in central metal। You know that chlorophyll हमारा कहाँ होता है? A green pigment in the leaf that help in the photosynthesis। तो हमारे क्लोरोफिल जो होता है उसका बेसिकली वो एक पोरफायरिन कंपाउंड होता है पूरा, जिसमें हमारा सेंट्रल एक एलिमेंट होता है नेचुरली अकरिंग क्लोरोफाइल में, जो साइड से नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ होता है। तो दैट सेंट्रल मेटल इज विच, कौन सा मेटल हमारे क्लोरोफिल में होता है? तो द मेटल दैट इज प्रेजेंट इन अवर क्लोरोफिल एट द सेंटर, इट इज नोन एज मैग्नीशियम। Mg इज द सिंबल। तो बी इज द करेक्ट। तो बेसिकली पोरफायरिन रिंग्स होती हैं, जो नाइट्रोजन से अटैच यहाँ पर मेटल है वो है हमारा मैग्नीशियम। तो बी इज द करेक्ट आंसर। Move on to the next question. The group of minerals chemically containing hydrocarbon, basically जो हमारे fossil fuels होते हैं they are the hydrocarbons in the form of saturated और unsaturated। तो बेसिकली जो हमारे यहाँ पर fossil fuel होंगे लाइक पेट्रोलियम, wood, you know that, और you know that wood is a main composition is cellulose। तो cellulose क्या है? It is a carbon, hydrogen और ऑक्सीजन स्ट्रक्चर। तो बेसिकली जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके अंदर कौन सा ग्रुप होता है? सिलिकेट, ऑर्गेनिक, ऑक्साइड और हाइड्राइड। तो बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन लाइक एल्कोहल, CHO, एल्डिहाइड, COOH, एसिटिक एसिड। तो बेसिकली जो हमारे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ग्रुप कंटेनिंग होते हैं दे आर नोन एज द ऑर्गेनिक ग्रुप। तो ऑल दीज आर OH, एल्कोहल, CHO, एल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, प्रोपेनोन का एसीटोन ग्रुप जो हमारा होता है CO। तो बेसिकली ऑल दीज आर द ऑर्गेनिक ग्रुप। तो दीज ऑल कम जो दैट कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑल दीज फंक्शनल ग्रुप्स आर नोन एज ऑर्गेनिक ग्रुप। तो जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं बेसिकली वुड, कोल किसका बना है? बेसिकली कार्बन का बना हुआ है। तो जो हमारा ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं हाइड्रोकार्बन दे आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप। बी इज द करेक्ट आंसर। फोटोवोल्टिक सेल इज रिलेटेड टू, वेरी सिंपल, फोटो इज ऑलवेज रिलेटेड टू लाइक सन। तो बेसिकली जो हमारी सनलाइट की सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए काम आती है इनटू द इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एनर्जी, दैट फोटोवोल्टिक सेल इज रिलेटेड टू सोलर एनर्जी। वेरी सिंपल। थोड़ा सा आपको इनके नेम से आप इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं। बेसिकली आपको यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाना है। जो चीज आपने हल्की सी भी सुनी आप उससे करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन RIMC में जरूर आते हैं जहां पे एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नेम गिवन इन द क्वेश्चन। तो डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाइट ब्लड सेल्स आर कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। तो बेसिकली विच ब्लड सेल, तो विच ब्लड सेल, यू नो दैट सोल्जर जो होती है हमारी बॉडी की वो कौन होती है? जो इन्फेक्शन से फाइट करती है। तो बेसिकली व्हाइट ब्लड सेल्स आर द सोल्जर। सबसे पहले कोई भी एंटीजन अगर हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उनको सबसे पहले मीटअप करना होता है विद द WBC। ये सबसे पहले उनको रिकॉग्नाइज करके उनसे फाइट करती है। तो WBC आर द सेल्स दैट आर नोन एज सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। ए इज द करेक्ट आंसर। साउंड ट्रेवल एज फास्टेस्ट, इसमें सबसे तेजी से साउंड वेव्स किस में ट्रेवल करेंगी? बेसिकली तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए चाहिए एक मीडियम और एक हाईली कॉम्प्लेक्स मीडियम जिसके मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड हो। जितना आपने देखा भी होगा अगर आपका एक प्लेट गिर जाए स्टील का नीचे तो तब ज्यादा आवाज होगी, या ग्लास में से पानी गिर जाए अगर तो कब ज्यादा तेज आवाज होती है? व्हेन वी फील दैट स्टील प्लेट अगर गिर जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारा सॉलिड होगा, आप ऐसे समझेंगे स्टील और लिक्विड से ना
समझे, सॉलिड में सबसे तेजी से मूव करती हैं, देन उससे कम लिक्विड में, और गैसेस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं तो उससे कम गैसेस में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है स्टील, बिकॉज स्टील इज अ सॉलिड। तो सबसे ज्यादा तेज यहाँ जो मूव करेगी, सब स्पीड होगी साउंड की, वो होगी किसमें, स्टील में, बिकॉज साउंड रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, साउंड रिक्वायर मीडियम टू प्रोपोगेट। तो यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ सॉइल, बेसिकली जो हमारी साइंस होती है, जो स्टडी होती है सॉइल की, वो क्या कहलाती है? तो अगर हम बात करें, पैडॉन इज अ वर्ड दैट इज टेकन फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज एंड इट्स मीन इज ग्राउंड, एंड लॉजी मीन्स इज स्टडी। तो ग्राउंड की स्टडी और सॉइल की स्टडी, एज द नेम सजेस्ट पैडॉन, तो पैडॉन इज रिलेटेड टू सॉइल, तो द स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पैडोलॉजी। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a hereditary disease? Basically hereditary disease होती है that you have inherited from your parents। तो जो generation to generation transfer हो सकती हैं through the genes, that disease are known as hereditary disease। तो rabies, color blindness, polio, smallpox, तो the disease that transfer from generation to generation, that is known as color blindness। Basically जो color blindness होता है वो हमारा genetic related disease है, जो inheritance हो सकती है mother to daughter और मदर टू फादर टू हिज सन, ये किसी भी तरह से ट्रांसमिट हो सकती है। तो ये कैसी डिजीज है, जेनेटिकली डिजीज है, और इसे हम जेनेटिक डिजीज भी बोल सकते हैं, और हेरिडिटरी भी, मींस जो यंग वंस अपने पेरेंट्स से एक्वायर करते हैं वो डिजीज, जैसे उन्हें कहते हैं हम हेरिडिटरी डिजीज। तो बी इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूज कॉनकेव मिरर? स्टूडेंट, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से एवरी ईयर एक क्वेश्चन आता है मिरर से रिलेटेड, और ये क्वेश्चन भी RIMC में आया हुआ है कि किस में इनमें से कॉनकेव मिरर नहीं होता। बेसिकली जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है वो रेज को क्या करता है, एक पॉइंट पर कन्वर्स कर देता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, जिसे कहते हैं फोकस। तो मैग्नीफायर मिरर बाय डेंटिस्ट, यहाँ हमें नीड है किसकी, तो हमें देखना है कॉनकेव की। तो यस, डेंटिस्ट की जो यहाँ पर हम प्री मोलर या मोलर को देखते हैं तो रेज कन्वर्स होना जरूरी है एक फोकस पॉइंट पर, जिससे कि इमेज बड़े होके मिले। तो यहाँ भी कॉनकेव यूज होता है। रिफ्लेक्शन इन फ्लैश लाइट, आपने टॉर्च में देखा होगा, यहाँ पर भी लाइट एक फोकस पॉइंट पर कन्वर्स होती है, तो ये भी कन्वर्जिंग मिरर है। सोलर हीटर में, जब तक सोलर हीटर पे एक पॉइंट पे लाइट रेज कन्वर्स नहीं होंगे तब तक वो हीट अप नहीं होगा, तो ये भी कॉनकेव मिरर है। रियर व्यू मिरर्स इन कार, आपने देखा है कार में दोनों तरफ जो मिरर लगे रहते हैं, रियर व्यू मिरर जिन्हें कहते हैं, उनमें लगता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि इसमें हमें इमेज चाहिए इरेक्ट एंड स्मॉलर। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं उसमें इमेज इरेक्ट बनती है और स्मॉलर बनती है, क्योंकि उसमें हमें पूरा व्हीकल देखना होता है कि ओवरटेक करने की कंडीशन अभी है या नहीं है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, जहां कॉनकेव नहीं कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज? इनमें से कौन सा एक फिजिकल चेंज है? मैं आपको फर्स्ट वीडियोस में बता चुकी हूँ, फिजिकल चेंज इज अ टेम्परेरी चेंज दैट कैन बी रिवर्सिबल। तो ये दो इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं, दो पॉइंट्स होते हैं फिजिकल के, जो टेम्परेरी हो और जिन्हें रिवर्ट किया जा सके। तो लाइक ऑक्सीडेशन, एक बार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड हो गया तो हमें न्यू प्रोडक्ट मिलेगा, और यहाँ पर हमें न्यू प्रोडक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं मिलता है, ये वापस से रिवर्ट किया जा सकता है। केमिकल चेंज में हमेशा न्यू प्रोडक्ट बनता है। रिडक्शन में एक बार आपका केमिकल रिड्यूस्ड हो गया है तो वो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, केमिकल रिएक्शन। सब्लिमेशन, यहाँ पर आप सॉलिड को गैस में चेंज कर सकते हो, गैस को अगेन सॉलिड बना सकते हो, तो इट कैन बी रिवर्ट। तो सब्लिमेशन इज योर फिजिकल चेंज। डिकम्पोजिशन में एक बार आपका रिएक्टेंट डिकम्पोज्ड हो गया तो अब वो वापस से नया ही प्रोडक्ट देगा, तो हमेशा केमिकल चेंज में न्यू प्रोडक्ट बनता है। तो सब्लिमेशन में सॉलिड से गैस बना और गैस को हम वापस से रिवर्ट कर सकते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज द हाईएस्ट इन, सबसे ज्यादा पानी किस सॉइल में रिटेंशन हो सकता है, होल्ड हो सकता है? लोमी सॉइल, क्लेई सॉइल, सैंडी सॉइल, सॉइल कंटेनिंग ग्रेवल। तो करेक्ट आंसर इज क्लेई सॉइल। आई होप स्टूडेंट क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, आपके बिल्कुल करेक्ट आ रहे होंगे, बिकॉज ग्रेवल जो क्ले सॉइल होती है उसके ग्रेवल्स बहुत ज्यादा फाइन होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, एंड दे कैन अब्सॉर्ब एज मच वाटर दे कैन। तो सबसे ज्यादा जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बी में है। स्टेनलेस स्टील पैन्स आर प्रोवाइडेड विथ कॉपर बॉटम, बिकॉज कॉपर बॉटम क्यों लगाया जाता है स्टेनलेस स्टील में? उसको इजी है क्लीन करना? नो, बिकॉज सबके पीछे यहाँ पर केमिस्ट्री है। सच पेन्स आर कलरफुल, कलरफुल की यहाँ नीड नहीं है। कॉपर बॉटम मेक द पेन ड्यूरेबल बना देते हैं, ओके। कॉपर इज बेटर कंडक्टर, यस कॉपर इज बेटर कंडक्टर, ये इससे हाईली रिएक्टिव और बेटर कंडक्टर, स्टेनलेस स्टील से तेजी से रिएक्ट करता है, तेजी से हीट अप होता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर।
एसिडिक एसिड इज फाउंड, बेसिकली जो आपका एसिडिक एसिड होता है CH3COH वो किस में पाया जाता है? दही में हमारा लैक्टिक एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड हिस्पैनिक में होता है, सिट्रस फ्रूट में हमारा सिट्रिक और खट्टा सिट्रिक एसिड होता है। तो बेसिकली जो हमारा एसिडिक एसिड होगा यहाँ पर हमारा हिस्पैनिक में ऑक्सैलिक एसिड होता है, कर्ड में हमारा लैक्टिक एसिड होता है। तो एसिडिक एसिड आपको जो मिलेगा वो किस में मिलता है? विनेगर इज बेसिकली अ एसिडिक एसिड। तो डी इज द करेक्ट आंसर। साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल इन, अभी हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करा था कि साउंड वेव्स को मूव करने के लिए एक मीडियम चाहिए, और मीडियम जैसे कि सॉलिड, सॉलिड से कम फिर गैस, लिक्विड, लिक्विड से कम करेंगे गैस में, और बिल्कुल नहीं करेंगी वैक्यूम में, क्योंकि वैक्यूम इज नॉट अ मीडियम। तो बिल्कुल ट्रेवल जहां साउंड नहीं करेंगी वो क्या है? वैक्यूम। तो इससे आप आंसर निकाल, अगर आपका क्वेश्चन वो आ गया या ये आ गया, अब आपको इसका बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट पता है तो आप इसको बिल्कुल सॉल्व कर पाएंगे। और आज मुझे वीडियो के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे 50 में से आज आपका कितना स्कोर है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड स्टूडेंट इन वीडियोस को प्लीज कोई भी स्किप ना करे। मैं फिर से आपको नंबर बता रही हूँ, 3, आहुति 3, आहुति 5, आहुति 8, आहुति 12, आहुति 15, आहुति 18 एंड आहुति 20। इनमें आपको कंप्लीट जीएस मिलेगा, जहां से आपके मोस्ट, और हर वीडियो में आपके 50 अबव क्वेश्चन है। तो 50 50 50 क्वेश्चंस आर देयर। इतने क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे जीएस के, जो क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस है। तो आप यहां से गोल्डन चांस ना स्किप करें और अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएं। एटलीस्ट इन वीडियोस को भी आपने देख लिया तो आपकी जीएस कंप्लीट यहीं से रेडी हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको विद एक्सप्लेनेशन एक एक क्वेश्चन कराया है। हैवी स्नो स्टॉर्म इज कॉल्ड, जो स्नो स्टॉर्म आता है बहुत ज्यादा हैवी ड्यू टू द हैवी विंड्स, बेसिकली यहाँ पर हैवी विंड्स की वजह से ही वो आता है। तो जो टर्म ली गई है वो हैवी विंड्स की वजह से ली गई है। तो दिस इज नोन एज ब्लिजार्ड। तो जो हैवी स्नो स्टॉर्म होते हैं उन्हें ब्लिजार्ड बोलते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉन्स वाज डिस्कवर्ड बाय, हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको पिछले मॉडल में बताया था कि एटम की पूरी स्ट्रक्चर जो है वो रदरफोर्ड ने दी थी, और इसमें जो हमारे न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, साथ ही इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटर मोस्ट शेल में रोटेट करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स की खोज की है वो किसने की है? जोजे थॉमसन। तो सी इज द करेक्ट आंसर। प्रीवियस वीडियो में भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन से बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। Who is the father of green revolution? ग्रीन रिवॉल्यूशन बेसिकली रिलेटेड टू डिफॉरेस्टेशन, जिसमें चिपको मूवमेंट भी हुआ था। तो ये किससे रिलेटेड है? तो कौन है इसके फादर? सी सुब्रमण्यम। MS स्वामीनाथन इज द करेक्ट आंसर। MS स्वामीनाथन बेसिकली किससे रिलेटेड है? हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन से जो रिलेटेड है, किससे? डिफॉरेस्टेशन, चिपको मूवमेंट। तो MS स्वामीनाथन, सी इज द करेक्ट आंसर। द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैस, गोबर गैस जो बनाई जाती है एनारोबिकली सेवेज को यहाँ पर डंप करके, तो उसमें जो हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है मिथेन गैस, जो इसमें प्रोड्यूस होती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट बिफोर दैट आई वांट टू इन्फॉर्म यू अबाउट अवर ऐप, इट कंटेनिंग अ लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू फॉर योर सैनिक स्कूल। अगर आपको इसी तरह का, जैसे आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, इसी तरह का लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आपको चाहिए, तो आप हमारे कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं फॉर ऑल सब्जेक्ट, जिसमें आपको टॉपिक वाइज क्विज, मिक्स क्विज, तो आप देख सकते हैं ऐप पे आपको ये किस तरीके से मिलेंगे। अगर आप सैनिक 6 के लिए प्रिपेयर करते हैं तो यू कैन बाय अवर परमवीर कोर्स। तो अगर आप नेक्स्ट सेशन में अपेयर होने वाले हैं लाइक इन 2024, तो आप हमारा 23 में ये कंप्लीट पैकेज परचेज कर सकते हैं, जिसमें कंसेप्ट बेस्ड वीडियोस, हर वीडियो के बाद क्विजेज हैं, लाइव क्लासेस हैं, टॉपिक वाइज क्विज है, मिक्स क्विज है, और एग्जाम टाइम पे एग्जाम बूस्टर है। इसी तरह अगर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं चाहिए, प्रिपरेशन आप खुद से कर रहे हैं, तो आप हमारा महावीर कोर्स ले सकते हैं, जिसमें आपको टॉपिक वाइज क्विज मिलेंगी, प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे, मिक्स क्विजेज मिलेंगी। और अगर आप 23 में ही सैनिक में अपीयर होने वाले हैं, तो इससे बेस्ट कोर्स आपके लिए कोई और नहीं है, जहां पर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर, हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट मिलेगा। इसी तरह स्टूडेंट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं 9th क्लास के लिए, बॉयज सैनिक स्कूल के लिए अपीयर होने वाले हैं, तो अशोका कंप्लीट कोर्स है, कीर्ति में आपको टॉपिक वाइज क्विज, और अगर आपको अभी देना है पेपर इसी सेशन में, तो आप ले सकते हैं हमारा शौर्य कोर्स। नेक्स्ट अगर आप RMS 6 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पे चिनूक और तेजस आप परचेज कर सकते हैं। तेजस इस टाइम के लिए सबसे परफेक्ट है, क्योंकि इसमें सिर्फ क्वेश्चन है और आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। RMS 9th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ऐप पे आपको मिलेगा हमारा जैगवर कोर्स। रुद्रा इस टाइम पर बहुत इफेक्टिव होने वाला है, क्योंकि इसमें सिर्फ क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइम पर जो प्रैक्टिस हो सकती है वो सिर्फ क्वेश्चन से हो सकती है, तो इसमें बेस्ट है ये। अगर आप RIMC एस्पायरेंट से और नेक्स्ट सेशन के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो RIMC का कंप्लीट पैकेज है विद द लाइव क्लासेस, जिसमें आपको स्टैटिक GK, आपका कंप्लीट GS और मैथमेटिक्स, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज ग्रामर कंप्लीट कोर्स मिलेगा विद द लेक्चर्स और द क्विजेस। तो आप नेक्स्ट सेशन के लिए हमारा RIMC कंप्लीट कोर्स पैकेज बाय कर सकते हैं। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
स्टूडेंट मार्क इट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मलेरिया से हमेशा आता है इन द वेरियस फॉर्म। मैं प्रीवियस वीडियो में इसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। तो द कंपाउंड यूज्ड इन मलेरियल ड्रग, मलेरियल ड्रग में जो कंपाउंड यूज होता है व्हाट इज दैट? एस्पिरिन, क्लोरोक्विनोन, नियोप्रिन, आइसोप्रिन। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो वहां पर मैंने इसको अच्छे से बताया है, प्लांट का डायग्राम भी यहाँ पे लगाया हुआ है कि जो मलेरियल ड्रग बनाया जाता है वो चिंचोना की बार्क से बनाया जाता है। तो बेसिकली इट इज नोन एज क्लोरोक्विनोन। और ये क्वेश्चन बार बार बदल के आ रहा है कि कौन सा कंपाउंड हम यूज करते हैं। तो कभी आपको ट्रीटमेंट पूछ लेते हैं कि किसमें यूज होता है, कभी आपसे नाम पूछ लेते हैं। तो प्रीवियस वीडियो को जरूर गो थ्रू करें। और 3 जून में भी इसका क्वेश्चन आया था कि ये हमें कहां से ऑब्टेन्ड होता है, तो फ्रॉम द चिंचोना। तो बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ब्लड फ्लो? ब्लड हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है। बेसिकली डबल सर्कुलेशन मींस ह्यूमन हार्ट में हमारा ब्लड ट्वाइस बार एक राउंड लेके आता है। तो सबसे पहले जो करेक्ट फ्लो है ब्लड का वो क्या है? सबसे पहले ब्लड हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में एंट्री करता है, आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में मूव करता है, फिर आर्टरीज के थ्रू वो कंप्लीट बॉडी में जाता है। बॉडी में यूज अप होने के बाद वेन में डीऑक्सीजनेटेड होकर वो वापस आता है। फिर से ये हमारे ब्लड के थ्रू पंप कर दिया जाता है लेफ्ट आर्ट्रियम में, जिससे कि अब वो कहाँ जा सके? लंग्स के पास जा सके प्यूरिफिकेशन होने के लिए। तो जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है लेफ्ट आर्ट्रियम, देन वेंट्रिकल, देन आर्टरीज के थ्रू वो बॉडी पार्ट्स में, वहां उसका प्रॉपर यूज होने के बाद, फूड का मेटाबॉलिज्म होने के बाद डीऑक्सीजनेटेड वेन्स में आता है। वेन्स उसको फिर से वापस से बॉडी हमारे हार्ट में लेके आती है, पंपिंग करके पंप करता है, फिर उसको वो डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड बनाने के लिए लंग्स में। तो सी इज द करेक्ट आंसर। In which part of the eye a pigment is present which is responsible for brown, blue and black color? You know that human eye हमारी distinctive colors की होती हैं, ग्रेश भी होती है, ग्रेनिश भी होती है, और यहाँ पर थोड़ी सी ब्लूइश भी होती है। तो ये पिगमेंट कहाँ फिल होता है जिसकी वजह से हमारी आईज के डिस्टिंक्टिव कलर होते हैं? तो बेसिकली इट इज आइरिस दैट प्रोवाइड द डिस्टिंक्टिव कलर टू अवर आई। डी इज द करेक्ट आंसर। डिप्थीरिया इज कॉज्ड बाय, डिप्थीरिया बेसिकली अ डिजीज जिसके लिए हमारे डिप्थीरिया का वैक्सीनेशन भी लगाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डीपीटी का डिप्थीरिया, पर्टुएसिस कफ और टिटनेस का डीपीटी का कॉम्बिनेशन लगाया जाता है। तो बेसिकली इट इज अ डिजीज दैट इज अकर ड्यू टू अ कायरेनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया। कायरेनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया से होने वाली है। तो ये एक बैक्टीरिया है बेसिकली जो कौन सी डिजीज करता है? डिप्थीरिया। तो सी इज द करेक्ट आंसर। कायरेनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इट इज अ बैक्टीरिया। डिजीज से एवरी ईयर एक क्वेश्चन आता है आपका, डेफिशिएंसी डिजीज से भी और साथ ही आपका माइक्रोबियल डिजीज से भी। तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम द फंगस, पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक ऑब्टेन की जाती है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और सॉल्व हो गया है कि ये फंगस से ऑब्टेन होती है। तो विच इज दैट फंगस? तो इट इज अ पेनिसिलियम नोटेटम। तो पेनिसिलियम नोटेटम इज अ फंगस दैट इज यूज्ड टू मेक अ एंटीबायोटिक दैट इज नोन एज पेनिसिलिन दैट इज यूज्ड टू इफेक्ट ऑन द बैक्टीरिया। इट कैन रिड्यूस और इट कैन किल द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की ग्रोथ को ये रोक सकती है। तो D is the correct answer. Fermentation was a process discovered in, basically fermentation was a process in which sugar syrup can be converted into the alcohol and it was first डिस्कवर्ड बाय लुइस पाश्चर। इन विच ईयर? लुइस पाश्चर भी यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि किसने डिस्कवर किया? इन 1857। बी इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द ह्यूमन डाइजेस्टिव ग्लैंड। ह्यूमन डाइजेस्टिव ग्लैंड में कौन सी ग्लैंड्स हमारा फंक्शन करती है? सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड दैट सिक्रीट द सलाइवा, उसके बाद लीवर, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी दैट सिक्रीट द बाइल जूस फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट। आफ्टर दैट पेंक्रियाज, पेंक्रियाज इज द ग्लैंड दैट सिक्रीट द पेंक्रियाटिक जूसेस। तो these are the 3 accessory gland that take part in the human digestive system. We call the accessory gland. तो salivary gland, liver, pancreas is the correct answer. B is the correct answer. On which of the plastic, oil and water do not stick? बेसिकली आप देखते होंगे जो हम डोसा मेकर होते हैं हमारे, वो यूज करते हैं एक प्रॉपर नॉन स्टिक तवे को यूज किया जाता है। तो बेसिकली उसके ऊपर किसका कवरिंग होता है? तो इट इज कवर्ड विद अ टेफ्लॉन प्लास्टिक, जिसपे हमारा ऑयल और कोई भी वाटर का जब हम सब्जी बनाते हैं तो कुछ भी इससे स्टिक नहीं होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। फूड कैन नॉट प्रिजर्व है, फूड को आप प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं। फूड कीपिंग कवर्ड विद प्लेट एट रूम टेम्परेचर, अगर आप उसको रूम टेम्परेचर पर यहाँ पर कवर कर दे, यस, अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर पर उसको रखेंगे तो पक्का बैक्टीरिया ग्रो हो जाएंगे। तो इस तरह से आप उसे कवर नहीं कर सकते। या तो आप रेफ्रिजरेट करें, पहले अदर पॉइंट्स देख लेते हैं। बाय बॉइलिंग, यस, किया जा सकता है बाय बॉइलिंग, और उसको एकदम से उसको कूल कर दे, यस, दिस इज अ प्रोसेस। पाश्चराइजेशन, पाश्चराइजेशन में बेसिकली यही किया जाता है, मिल्क को बहुत तेजी से गर्म किया जाता है, फिर सडनली उसे कूल कर दिया जाता है फॉर
15 to 30 सेकेंड्स और सीलिंग इन अ कंटेंट को से पैक कर दिया जाता है। ये हो सकता है प्रिजर्वेशन का। बाय स्टोरिंग एंड पैकिंग, यस, एयर टाइट और सील्ड पैकेट में हम पैकिंग कर सकते हैं। बाय एडिंग कॉमन सोल्ट, शुगर, विनेगर, यस, बेसिकली दीज 3 आर द फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक। यही हमारी फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक है जो हम यूज करते हैं। पूरा जो फूड प्रिजर्वेशन है वो इन्हीं 3 पॉइंट्स में है। तो कैसे नहीं किया जा सकता? अगर हम फूड को कवर करके रूम टेम्परेचर पर रख दे तो यहाँ पर उसमें माइक्रोब जरूर ग्रो होंगे, तो हम इस प्रोसेस से फूड को प्रिजर्व नहीं कर सकते। तो ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच पेयर? हमको यहाँ पर मिसमैच पेयर निकालना है, बाकी सारे पेयर ठीक है, कोई एक पेयर मिसमैच है। और आपका एंडोक्राइन सिस्टम से एक क्वेश्चन हार्मोन से हमेशा आता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी काफी सारे क्वेश्चन कराए हैं हार्मोन से रिलेटेड। ओवरीज सिक्रेटेड द ईस्ट्रोजन, एब्सोल्युटली करेक्ट, फीमेल्स में सिक्रीट होता है ओवरीज के थ्रू ईस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन इन टेस्टोस्टेरोन, यस, मेल की टेस्टिस से स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होता है। पेंक्रियाज सिक्रीट द कैल्सिटोसिन, नो, पेंक्रियाज इज अ ग्लैंड दैट सिक्रीट द इंसुलिन हार्मोन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंसुलिन का प्रॉपर प्रोसेस बताया कि जो शुगर के मेटाबॉलिज्म में यूज होता है, अगर ये प्रॉपर सिक्रीट नहीं होता है तो डायबिटीज हो जाता है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन भी कराया कि सबसे पहले जेनेटिकली इंजीनियरिंग से बनाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन। एड्रेनल ग्लैंड सिक्रीट करती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एब्सोल्युटली करेक्ट। बेसिकली जो हमारा एड्रेनालाइन होता है जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहता है वो एक स्टेरॉइड ही होता है। तो पेंक्रियाज यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्योंकि ये मिसमैच पेयर है, क्योंकि पेंक्रियाज कैल्सिटोसिन नहीं इंसुलिन सिक्रीट करता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। प्रोलैक्टिन इज सिक्रेटेड बाय, बेसिकली प्रोलैक्टिन हमारा मेमोरी ग्लैंड के लिए होता है, जिसमें कि लैक्टेशन पीरियड में जो मदर होती है वो अपने बेबी को नरिश करने के लिए मिल्क प्रोड्यूस करती है। दैट प्रोसेस इज नोन एज लैक्टेशन पीरियड। तो बेसिकली जो प्रोलैक्टिन होता है जो आपकी मेमोरी ग्लैंड को एक्टिव करता है फॉर मिल्क प्रोडक्शन, वो कहां से सिक्रीट होता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड हैज 2 पार्ट, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोलैक्टिन है फॉर द मेमोरी ग्लैंड के लिए वो एंटीरियर पिट्यूटरी से शुरू होता है, निकलता है, मीन्स द लैक्टोट्रोप्स होते हैं हमारी मेमोरी ग्लैंड में जो यहाँ पर एक्टिव होते हैं ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोलैक्टिन हार्मोन, एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन विल बी सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेम द वेस्ट प्रोडक्ट सिक्रेटेड बाय द प्लांट, इनमें से प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, एब्सोल्युटली। ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ वेस्ट प्रोडक्ट दैट इज वी यूज्ड, प्लांट भी यूज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन, बट वो हमारे लिए भी है। वाटर वेपर, यस, एक्स्ट्रा वाटर को इन द फॉर्म ऑफ वेपर ट्रांसपायरेशन के थ्रू निकाल देते हैं। तो दीज आर द ऑल द वेस्ट प्रोडक्ट बाय द प्लांट। तो ऑल आर द करेक्ट। डैश प्रोड्यूसेस फिब्रोनोजिन एंड प्रोथ्रोम्बिन यूज फॉर क्लोटिंग ऑफ ब्लड, बेसिकली हमारी जो प्लेटलेट्स होती हैं जो ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करती हैं, वो करती किसकी वजह से? ड्यू टू अ प्रोटीन फिब्रोनोजन दैट कन्वर्टेड इनटू द फिब्रिन, एंड प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट इनटू द एक्टिव स्टेज इन थ्रोम्बिन। बेसिकली ये हमारे ब्लड का क्या कर देती है? नेटवर्क बना देती हैं। तो बेसिकली लीवर इज द ग्लैंड दैट प्रोड्यूस द फिब्रोनोजन और द प्रोथ्रोम्बिन। बी इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस बाय, बेसिकली जो आपका हाइड्रो होता है जूलॉजी में आप पढ़ेंगे वाटर एक्वेटिक एनिमल होता है। हाइड्रा प्लांट लाइक दिखता है, लाइक इस तरीके से टेंटिकल्स होते हैं, बट इट इज अ जूलॉजिकल एनिमल। तो हम इसे देख सकते हैं नेक डाई से। तो बेसिकली जो आपका हाइड्रा होता है वो एक प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करता है, इसमें एक बर्ड अराइज हो जाती है, और ये हमारा कैसे रिप्रोड्यूस करता है? एसेक्सुअली, मींस इसको रिप्रोड्यूस करने के लिए कोई मेटिंग की नीड नहीं होती है, इसकी सिंगल बॉडी डिवाइड हो जाती है इनटू 2 पार्ट। तो एसेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करता है, और जो इसकी बर्ड है वो मैच्योर होने के बाद सेपरेट अलग एंकरेज कर लेती है और उसमें से टेंटिकल्स अपीयर हो जाते हैं। तो हाइड्रा इज द ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली और बेसिकली बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग, क्योंकि इसमें एक छोटा सा बर्ड फॉर्म होता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, हमारी बॉडी की मास्टर ग्लैंड क्या कहलाती है? स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज मास्टर ग्लैंड क्यों कहेंगे? दैट एक्टिव ऑल द अदर ग्लैंड। तो हमारी बॉडी में ग्लैंड होती है, ब्रेन में मटर साइज की ग्लैंड होती है, पी शेप की, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे होती है। तो पिट्यूटरी इज द ग्लैंड, पिट्यूटरी इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट एक्टिवेट द अदर ग्लैंड। जितनी भी हमारी बॉडी में अदर ग्लैंड है, लीवर, पीनियल ग्लैंड, ओवरीज और हमारा टेस्टिस इन द मेल, तो वो सब एक्टिवेट होती हैं ड्यू टू द एक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो दैट्स व्हाई पिट्यूटरी इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डी इज द करेक्ट आंसर। द ग्रोइंग बॉक्स इन द बॉयज एंड कैन बी सीन एज प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट, आपने देखा होगा जो बॉयज में यहाँ पर प्रोट्रूडिंग पार्ट नेक में अपीयर हो जाता है इस तरीके से। तो दिस प्रोट्रूडिंग पार्ट बेसिकली ड्यू टू इट इज अकर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन और एट द एज ऑफ पुबर्टी। तो पुबर्टी की एज में ये होता है, तो इट इज नोन एज एडम्स एप्पल। इसको कॉमन लैंग्वेज में एडम्स एप्पल कहा जाता है। जो लैरिंक्स अपीयर हो जाता है बाहर की तरफ को ड्यू टू द हाई जो वॉइस होती है इतनी ज्यादा मोटी हो जाती है, तो ये इस एडम्स एप्पल की वजह से। तो इस अराइजिंग प्रोट्रूडिंग पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल। सी इज द करेक्ट आंसर।
द डिवाइस विच कैन बी यूज टू डिटेक्ट वेरी स्मॉल करंट फ्लोइंग इन अ इट इज फ्लोइंग इन इलेक्ट्रिक सर्किट में जो बहुत ही मामूली सा करंट को भी डिटेक्ट कर ले, वो छोटे से डिवाइस सेंसर क्या कहलाते हैं? तो बेसिकली दे आर नोन एज द लाइट एमिटिंग डायोड। ये हम आपने देखा होगा रिमोट सेंसर्स में भी यूज होते हैं। लाइट एमिटिंग डायोड डिवाइस से एवरी ईयर एक क्वेश्चन आ रहा है, तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्मॉल करंट को भी डिटेक्ट कर ले वो क्या कहलाते हैं? तो दे आर नोन एज द लाइट एमिटिंग डायोड। ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी कराया है, एलईडी की फुल फॉर्म भी आ जाती है सीधा सीधा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इन्वेंटेड बाय थॉमस एल्वा एडिसन? थॉमस एल्वा एडिसन ने इनमें से किसको इन्वेंट किया है? इनकेंडेसेंट लैम्प, फोनोग्राफ एंड माइक्रोफोन, कार्बन टेलीफोन ट्रांसमीटर और ऑल ऑफ द अबव? यस स्टूडेंट, ऑल द इन्वेंशंस आर डन बाय द थॉमस एल्वा एडिसन। आपको लैंप पता है, माइक्रोफोन, इनमें से अगर आपको 2-3 भी पता है तो भी आप लगा पाएंगे। तो बेसिकली ऑल ऑफ द अबव आर द इन्वेंशन। और बेसिकली ये क्वेश्चन RIMC प्रीवियस ईयर में आया भी हुआ है और ये RMS में भी आया था आपका, क्योंकि आपका RMS सैनिक में सब में क्वेश्चन एक दूसरे के रिपीट भी हो जाते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। An instrument used to detect the direction and ranges of approaching airplanes by means of radio waves. Radio waves के थ्रू अगर आप कोई भी फाइटर प्लेन या कोई भी एनिमी प्लेन आप डिटेक्ट करना चाहते हैं इन द ट्रोपोस्फेयर लेयर, तो आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं? तो द इंस्ट्रूमेंट और द डिवाइस वी यूज इज दैट रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। बेसिकली रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग को रडार को यूज किया जाता है, सोनार को शिप में यूज किया जाता है। तो रेडियो डिटेक्टिंग रेंजेस से आप क्या कर सकते हैं? किसी भी अप्रोचिंग एयरप्लेन को ढूंढ सकते हैं, एनिमी एयरप्लेन को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो रडार इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। प्रेशर इज इक्वल टू, बेसिकली प्रेशर से मैंने क्वेश्चन आपको प्रीवियस वीडियो में भी कराया था, आपको ध्यान होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अब हमने बताया था कि प्रेशर जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का, तो यहाँ पर आपसे फॉर्मूला पूछा गया है कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड एरिया। और यहाँ पर आप इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आप इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पास्कल भी यूनिट होती है प्रेशर की, तो यहाँ पर पूछ लिया जाता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फेजेस ऑफ द मून अकर बुकर्स। फेजेस जो होते हैं मून के वो किसकी वजह से होते हैं? वी कैन सी ओनली द पार्ट ऑफ मून विच रिफ्लेक्ट लाइट टुवर्ड इट। यस, क्योंकि आपको पता है मून के पास अपनी ऑन लाइट नहीं है, वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो जितनी वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करने की वजह से हम तक जितनी लाइट आती है उतना ही मून हमें अपीयर होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रीसेंट मून एज वेल। तो जो फेजेस होते हैं वो मून के किसकी वजह से होते हैं? जितनी लाइट वो रिफ्लेक्ट करके हमारे पास तक डालता है उतना ही मून हमें अपीयर होता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड ऑन, स्टूडेंट जो साउंड कितनी लाउड होगी ये किस पे डिपेंड करेगा? एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, स्पीड। तो बेसिकली इट विल डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड। जितना ज्यादा यहाँ पर एम्पलीट्यूड का वेव जनरेट होगा उतनी ज्यादा यहाँ पर साउंड ज्यादा होगी। अगर आपको पिच ज्यादा करनी है तो फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ज्यादा होने चाहिए, तो पिच उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर लाउडनेस डिपेंड करेगी तो इट विल डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड। तो ए इज द करेक्ट आंसर। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट, यू नो दैट जो हमारा कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि सिल्क वर्म, बटरफ्लाई, मॉस्किटो, फ्रॉग, तो इन सब में एक प्रोसेस होता है जिसमें जो एग से निकलने के बाद ये पहले दूसरी स्टेज में जाते हैं, दैट इज लार्वा। लार्वा से बनने के बाद ये बनते हैं प्यूपा, प्यूपा से बनने के बाद बनते हैं एडल्ट। तो लार्वा का जो ट्रांसफॉर्मेशन है इनटू एडल्ट, इनटू द फ्यू ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दिस प्रोसेस इज नोन एज, बेसिकली दिस इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस इज द प्रोसेस इन विच लार्वा कन्वर्टेड इनटू द एडल्ट। तो सी इज द करेक्ट आंसर। What are egg laying animal? बेसिकली जो एग लेइंग एनिमल होते हैं व्हाट वी कॉल देम, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, रेप्टाइल्स और ओविपोरस। बेसिकली हमारे एग लेइंग एनिमल्स आर नोन एज oviparous and the animal that produces direct young ones like human beings और monkey, they are known as viviparous। ये क्वेश्चन RIMC में आया हुआ है बच्चों। जीके के सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आप ये नहीं सोचेंगे कितना लाइट क्वेश्चन है, पूछा भी जाएगा, नहीं। जीके के क्वेश्चन आपके इस तरह के आ जाते हैं। तो जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं बेसिकली हम उन्हें ओविपेरस कहते हैं, जैसे कि हैन, लिजार्ड, दे ऑल आर द एग प्रोड्यूसिंग एनिमल्स एंड विविपेरस आर द डॉग, कैट, ह्यूमन बीइंग आर विविपेरस। तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर एग लेइंग एनिमल।
न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय, बेसिकली जो सेल का न्यूक्लियस होता है, यू नो दैट इन अ प्लांट सेल और एनिमल सेल ऑल द ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, तो इन अ सेंटर कंटेनिंग अ डेंस पार्ट इन विच द जेनेटिक मटेरियल डीएनए इज प्रेजेंट। तो बेसिकली जो न्यूक्लियस की खोज की थी वो किसने की थी, तो द साइंटिस्ट वाज रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक ने खोज की थी सेल की फ्रॉम द बार्क ऑफ ए ट्री और इट वाज अ डेड सेल। तो रॉबर्ट ब्राउन वाज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द सेल न्यूक्लियस, जिसमें हमारा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है डीएनए। बी इज द करेक्ट आंसर। Who discovered first antibiotic? अभी मैंने आपको बताया था पेनिसिलिन के बारे में। पेनिसिलिन इज अवर फर्स्ट एंटीबायोटिक दैट इज डिस्कवर्ड फ्रॉम द पेनिसिलिन नोटेटम एंड द साइंटिस्ट वाज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने सबसे पहली पेनिसिलिन डिस्कवर की थी जो बैक्टीरिया को किल कर सकती है, फंगस से बनती है। तो अलेक्जेंडर वाज द साइंटिस्ट, तो ही डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीबायोटिक नेम्ड एज पेनिसिलिन। A man stand in front of the mirror and find that his image is larger than himself. एक मिरर के सामने अगर वो खड़ा हुआ उसकी इमेज उससे बड़ी बन रही है तो वो कौन सा मिरर है? इट इज अ टाइप ऑफ कॉनकेव मिरर, क्योंकि अभी मैंने आपको कॉन्वेक्स में बताया था यहां पर जो होता है यहाँ पे इमेज सीधी बनती है और स्मॉलर बनती है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। यहां पर लार्ज बनेगी इमेज, तो ए इज द करेक्ट आंसर। वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स, वाटर को हार्वेस्ट करना मीन्स कलेक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर, हार्वेस्टिंग ऑफ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल, कलेक्शन ऑफ रेन वाटर इन स्टोरेज टैंक, कलेक्शन वाटर फ्रॉम ओशन। बेसिकली रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर हार्वेस्टिंग होता है किसी भी वेस्ट वाटर को स्टोर करना फॉर अवर फ्यूचर पर्पस, तो दिस इज नोन एज कलेक्शन ऑफ रेन वाटर इन स्टोरेज टैंक। बेसिकली हम जो रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं अपनी रूफ टॉप्स पर, ये प्रोसेस कहलाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, सीधा इसको वाटर हार्वेस्टिंग भी कह सकते हो, और अगर आपको रेन मेंशन करके दिया है तो क्वेश्चन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगा, तो इट विल बी आल्सो करेक्ट। तो अपने रेन वाटर को यहां पर वेस्ट होने से बचाने के लिए उसको स्टोरेज टैंक में स्टोर करके रखना इज नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक। तो बेसिकली सी इज द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट दीज वर द 50 क्वेश्चंस। आई होप आप सबको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको प्रीवियस आहुति में भी दे चुकी हूं, अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज उन वीडियोस को वॉच करिए। सो स्टूडेंट सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो एंड फॉर एनी इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, डाउनलोड अवर ऐप। वीडियो को लाइक जरूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और क्वेश्चंस को अच्छे से करें और एग्जाम में हमें बताएं कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।